हरे कृष्णा। मैं हूँ सीए हरिओम वेरडिया। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है लेवर्ड बीटा वर्सेस अनलेवर्ड बीटा। सबसे पहले हम लोग ये समझने का ट्राई करते हैं कि बीटा हमको कैलकुलेट क्यों करना है। कैलकुलेट इसीलिए करना है क्योंकि जब भी हम इक्विटी वैल्यूएशन करते हैं ना, तो उसमें एक डिस्काउंट रेट हमको यूज करना पड़ता है जो कि है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और फर्म का वैल्यूएशन करते हैं तो हमको डिस्काउंट रेट जो यूज करना पड़ता है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें भी हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। पर सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को फाइंड करने के लिए हमको बीटा का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि CAPM इक्वेशन बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो बीटा हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जहाँ जहाँ यूज़ होता है उसके लिए हमको बीटा चाहिए। समझा इतना आपको? पर अब हम लोग को एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में भी तो हम पढ़ते हैं कि बीटा कैसे कैलकुलेट होता है। वहां पे आप याद करो, आप कैसे कैलकुलेट करते थे बीटा? सिक्योरिटी रिस्क डिवाइड बाय मार्केट रिस्क इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट या तो कोवेरिएंस अपॉन मार्केट वेरिएंस। ये दो ही फॉर्मूला है अपने पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में बीटा कैलकुलेट करने के लिए। करेक्ट। बट ये फॉर्मूला को यूज करने के लिए आप याद करो हमको डेटा क्या चाहिए होता था? रिटर्न इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज स्टॉक का और मार्केट का। और अगर रिटर्न नहीं है परसेंटेज फॉर्म में तो हमको प्राइस कम से कम चाहिए, प्राइस चाहिए, जिससे हम परसेंटेज फॉर्म में रिटर्न ढूंढ ले। उस परसेंटेज फॉर्म के रिटर्न से हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढ ले। उससे डेविएशंस कैलकुलेट कर रहे, उन डेविएशंस का स्क्वायर कर ले, हमको टोटल निकालने को मिलेगा, उसको बोलते हैं वराइंस। उस डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा जॉइंट डेविएशन, उसका टोटल लेंगे हमको मिलेगा कोवरेंस। करेक्ट। और फिर ये अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे कोवेरेंस अपॉन मार्केट वेरिएंस, और अपने को बीटा मिल जाता था। पर ये फॉर्मूला यूज करने को कहना से कि मेरे को जो डेटा चाहिए ये प्राइस वाला, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी का अवेलेबल ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर रही तो उसका तो प्राइस मेरे पास होगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक अनलिस्टेड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी का बीटा अगर मेरे को निकालना है तो मैं ये मेथड यूज नहीं कर पाऊंगा। और उसी के लिए है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो का पर्पस आपको समझा कि क्यों आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर वाला बीटा यूज निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए, उसी के लिए है ये वीडियो। समझा इतना? अब जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि बीटा एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, तो जब भी आप एक समझो कि आप इक्विटी इन्वेस्टर हो, आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक टोटल रिस्क फेस कर रहे हो जिसको हम डिनोट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन से। ये हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है। अब उसके दो पार्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि टोटल रिस्क, इसके दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को, क्योंकि उसका आगे के पूरे वीडियो में भी कहीं पे भी रेलेवेंस नहीं है, इसको हटा ही देते हैं अब सबसे पहले। ठीक है, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है ये उसी कंपनी को अफेक्ट करता है जिसमें ये रिस्क अराइज हो रहा है। सर एग्जांपल दो ना ये अनसिस्टमैटिक रिस्क का। कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में सारे के सारे इनएक्सपीरियंस अनएजुकेटेड लोग भरे पड़े, या फिर कंपनी में लेबर स्ट्राइक हो गया। अब कहना है इसे कि ये अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, ये जितने भी एग्जांपल दे, ये कंपनी स्पेसिफिक है और ये उसी कंपनी को अफेक्ट करेंगे जहां पे ये रिस्क अराइज हो रहा है। क्या ये दूसरे कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं? एक कंपनी में लेट सपोज कंपनी वन में ये रिस्क अराइज हुए, तो क्या ये कंपनी टू को अफेक्ट करेगा? नहीं, ये सिर्फ कंपनी वन को ही अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं कंपनी वन में इन्वेस्ट ना करके कंपनी टू में इन्वेस्ट कर लूँ जहां पे ये रिस्क नहीं है, तो मैंने इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई कर लिया अपना पोर्टफोलियो और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट कर दिया। करेक्ट। सॉरी। तो इसका मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क को मैं एलिमिनेट कर सकता हूं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। समझा इतना आपको? अब समझते हैं कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको मार्केट रिस्क भी बोलते हैं, और इसीलिए ये मार्केट रिस्क जो है वो सभी कंपनीज को अफेक्ट करता है। ये किसी भी कोई भी किसी भी एक कंपनी को छोड़ता भी नहीं है, ये सभी को अफेक्ट करेगा ये। आप मार्केट में हो, आपका बिजनेस है, यानी कि ये रिस्क आपको फेस करना ही पड़ेगा, 100% गारंटी है इसका।
सर एग्जांपल ये सिस्टमेटिक रिस्क का, वॉर पकड़ लो, इन्फ्लेशन है, नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि कोविड-19 हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस है, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशंस है, ये सारे मैक्रो लेवल रिस्क है, ठीक है। और क्या मैक्रो लेवल रिस्क को आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप अपने कंपनी के अंदर जो रिस्क है उसको कंट्रोल कर सकते हो थ्रू बेटर परफॉर्मेंस, अच्छे डिसीजन लेके। पर सिस्टमेटिक रिस्क को, अब क्या वॉर को कंट्रोल कर पाओगे अपने कंपनी में अच्छे डिसीजन लेके? नहीं। क्या महंगाई को टैकल कर पाओगे अपने कंपनी में अच्छे डिसीजन लेके? नहीं। क्या आप कोविड-19 को रोक पाओगे अपने कंपनी में अच्छे डिसीजन लेके? नहीं। तो इसका मतलब सिस्टमेटिक रिस्क को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सर एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर उसके जो इफेक्ट्स है मेरे पोर्टफोलियो पे उसको तो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ ना। सर कैसे? एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हम लोग ना एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये पहले तो समझ लेते कि है क्या, ठीक है। हम लोग कोविड-19 वाला एग्जांपल ले रहे हैं जो कि एक सिस्टमेटिक रिस्क है। सबसे पहले चार्ट का सब कुछ पैरामीटर समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन चार्ट है। देखो लाइन चार्ट ना बेसिकली परफॉर्मेंस को अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए, कि समझ में आए कि किसने किसको आउट परफॉर्म किया, किसने किससे अंडर परफॉर्मेंस है, वो समझने के लिए लाइन चार्ट यूज करते हैं अपन, ठीक है। और हम लोग ने 2020 कैलेंडर ईयर को पकड़ा हुआ है एज अ टाइम होराइजन, जिस साल में कोविड आया था, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हम लोग ने रखा हुआ है। अब आप बॉटम पे देखोगे तो यहाँ पे है निफ्टी 500, जिसको हम लोग एज अ बेंचमार्क इंडेक्स यूज करेंगे ताकि उससे हम लोग कंपेयर कर पाए कि दूसरे सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। निफ्टी 500 बेसिकली है क्या? एक ऐसा इंडेक्स है, देखो एनएससी पे जितनी भी कंपनीज है, उन सभी कंपनीज में से टॉप 500 कंपनीज जो होती है इन द ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसका एक इंडेक्स होता है, वो है निफ्टी 500, ठीक है। अब उसके कंपेयर में हम लोग 3 सेक्टर ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि उसने कैसा परफॉर्म किया ये निफ्टी 500 के कंपेयर में, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है निफ्टी फार्मा, जो एक पर्पल लाइन की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर है जो कि ग्रे लाइन है, और निफ्टी रियल्टी है जो कि है ब्लैक लाइन, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो है वो निफ्टी 500 का है। अब हम लोग आते हैं लाइन चार्ट पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 25 मार्च 2020 ये वो तारीख है जहाँ पे हमको बोला गया भाई अभी से घर पे बैठना आप शुरू कर दो, घर से बाहर निकलोगे कोविड आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये आप डेट देख पाओगे, यहाँ पे है 23 मार्च मंडे का। सर आप एक बात बताओ, लॉकडाउन लगने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 2 सेक्टर, ठीक है, वो परफॉर्मेंस उनका अप क्यों जा रहा है? 23 मार्च के पहले तो सारा का सारा, अब यहाँ पे देखोगे तो पूरा फॉल आ गया, ठीक है। मार्केट को जितना गिरना था उतना टूट गया। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो मार्केट ना हमेशा फियर में फंक्शन करता है। अगर उसको डर लग रहा है अभी से कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो अभी से गिरना शुरू कर देगा, वो वेट नहीं करेगा उस चीज का, ठीक है। तो कोविड के लॉकडाउन के जब भी फियर स्टार्ट हो गए तो लॉकडाउन के पहले हुए होंगे, राइट। तो इसलिए मार्केट जो है वो पहले से ही उस फियर को डिस्काउंट कर लेता है और गिरना शुरू कर देता है। इसलिए आप देखोगे 23 मार्च को, मतलब 25 मार्च का जो लॉकडाउन था उसके पहले ही मार्केट ने एक फॉल दिखा दिया। अब ये समझते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। आप देखो कि जैसे लॉकडाउन लगा होगा 25 मार्च को, उसके बाद फार्मा सेक्टर जो कि ये पर्पल लाइन है उसका परफॉर्मेंस देखो बढ़ते ही चले गया, बढ़ते ही चले गया, बढ़ते ही चले गया। अब ऐसा क्यों हुआ? कोविड आया, उस कोविड का लॉकडाउन लगा, उसके बाद सारे टेस्ट शुरू हुए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चालू हुई, एम्बुलेंस का फैसिलिटीज चालू हुआ, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का फैसिलिटीज चालू हुआ, ठीक है, नए नए हॉस्पिटल्स खुले। तो कहने से फार्मा सेक्टर का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। निफ्टी 500 के कंपेयर में देखो आप, ये ब्लू लाइन जो है वो निफ्टी 500 का है, उसके कंपेयर में निफ्टी फार्मा ने काफी आउट परफॉर्म किया। अब एफएमसीजी सेक्टर जो है, जो ग्रे लाइन रिप्रेजेंट करता है, उसने थोड़ा सा ही आउट परफॉर्म किया। देखो एफएमसीजी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, आपके हाउस होल्ड कंजम्पशन वाली चीजें सारी की सारी, ठीक है। अब कोविड-19 आएगा तो इसका मतलब क्या, हाउस होल्ड की चीजें कंज्यूम होना बंद हो जाएगी क्या? क्या आप खाना पीना छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, वो तो कंटिन्यू ही रहेगा। तो डेफिनेटली वो मार्केट को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। बट क्योंकि फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा था, तो फार्मा सेक्टर उससे भी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया। अब सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाया था निफ्टी रियल्टी सेक्टर ने निफ्टी 500 के कंपेयर में। अब देखो ये ब्लैक लाइन जो है वो ब्लू लाइन के नीचे है,
यानी कि निफ्टी रियल्टी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 500 के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों सर, इकोनॉमिक्स समझो। जब भी कोविड-19 आया तो सबको सबसे ज़्यादा फियर क्या था? खाने पीने के लोगों के वांदे पड़ रहे थे, तो लोग ये सोचेंगे क्या कि मैं रियल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दूं? लोग घर खरीदना शुरू कर देंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए रियल्टी सेक्टर का बट नेचुरल चीज़ है कि वो डाउन ही रहेगा, और इसीलिए वो निफ्टी 500 के कंपेयर में अंडर परफॉर्मेंस किया है उसने। ठीक है, तो इसका मतलब कोविड-19 आया, एक सिस्टमेटिक रिस्क आया। अगर तभी मैंने मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता, तो कहने से मैंने उस मेरे पोर्टफोलियो की इफेक्ट्स, जो सिस्टमेटिक रिस्क की जो इफेक्ट है उसको कम कर दिया था। देखो, एलिमिनेट नहीं कर पाया मैं, राइट, एलिमिनेट नहीं कर पाया, बट कहने से उसकी जो इफेक्ट्स है वो मैंने कम कर दी, राइट। अगर मेरे पोर्टफोलियो में रियल्टी सेक्टर होता तो मेरे को कितना हार्श, मेरा पोर्टफोलियो कितना हार्श वे में बिहेव करता। करेक्ट। इतना समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते। ठीक है, तो बेसिकली अपने को इतना समझ में आया कि सिस्टमेटिक रिस्क का जो इफेक्ट है वो हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और इसी चीज को, इसी सेंसिटिविटी को, इसी लेवल ऑफ इम्पैक्ट को, इसी डिग्री को कि सिस्टमेटिक रिस्क के आने से मेरी कंपनी पे उसका कितना इफेक्ट आएगा, उसी को मेजर करता है ये बीटा। समझा आपको इतना? बीटा है क्या, इतना आपको समझ में आया क्लियरली? करेक्ट। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक कंपनी पे, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर, सिस्टमेटिक रिस्क के जो इफेक्ट्स हैं वो क्यों अलग अलग हो रहे हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं, ये एग्जांपल हमने देख लिया प्रैक्टिकली कि अलग होता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी समझते हैं। तो इसके प्राइमरी दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि बिजनेस रिस्क की वजह से। ठीक है, अब सर बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क बेसिकली आपके जो भी एसेट्स है उसका जो नेचर है, आपके जो भी ऑपरेशन है उसका नेचर है, उससे अराइज होने वाला रिस्क जो है उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब क्या ये बिजनेस रिस्क दो कंपनी का सेम हो सकता है क्या? हाँ, पॉसिबल है, सेम हो सकता है। अगर दोनों कंपनी का नेचर ऑफ एसेट, नेचर ऑफ ऑपरेशन जो है वो दोनों का सेम है, सिमिलर है, तो बिजनेस रिस्क उन दोनों कंपनी का सेम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो बिजनेस रिस्क डिफरेंट होगा। जैसे कि जोमेटो और स्विगी, क्या दोनों का बिजनेस रिस्क सेम हो सकता है? हाँ, दोनों फूड डिलीवरी बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों के नेचर ऑफ एसेट, नेचर ऑफ ऑपरेशन जो है वो दोनों सेम होगा, तो बिजनेस रिस्क भी सेम होगा। बट अगर हम लोग जोमेटो और रेमंड को कंपेयर करें, एक है फूड डिलीवरी बिजनेस में और दूसरा है टेक्सटाइल के बिजनेस में, तो दोनों के नेचर ऑफ एसेट, नेचर ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसका मतलब बिजनेस रिस्क सेम होगा क्या? नहीं, डिफरेंट होगा। करेक्ट। अब बिजनेस रिस्क को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा एसेट के थ्रू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए ये अपन देखते हैं। फर्स्ट अभी है ना, जो हम लोग कैलकुलेट, वो फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा कि बीटा एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अभी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एक्स लिमिटेड एक कंपनी है मेरी। ठीक है, इसके तीन डिवीजन है, डिवीजन 1 2 3, तीनों की एसेट की वैल्यूज दी गई है मेरे को, 100, 150 और 100, और टोटल एक्स के पास जो एसेट है वो 250 का है। करेक्ट। डिवीजन 1 का जो बीटा दिया है मेरे को वो है 1.2, डिवीजन 2 का है 1.5, डिवीजन 3 का है 0.8। ठीक है, और मेरे को फाइंड क्या करना है, एक्स लिमिटेड के तीनों डिवीजन का मिला के जो एक्स लिमिटेड का बीटा एसेट आएगा वो मेरे को फाइंड करना है। तो सर मैं कैसे करूं? सिंपल है ना यार। हम लोग जैसे ये टोटल एसेट की कैसे वैल्यू निकालते 250, वैसे इसका वेटेड एवरेज निकाल के इसका टोटल ले लेंगे। करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? देखो, बीटा एसेट, एक्स लिमिटेड का बीटा एसेट क्या होगा? जो भी डिवीजन 1 का वेट है पूरे टोटल एसेट में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा उसके रिस्पेक्टिव बीटा के साथ, और ऐसा मैं डिवीजन 1 2 3 तीनों के लिए कर लूंगा। करेक्ट। तो डिवीजन 1 का जो वैल्यू है वो है 100 और टोटल एसेट है 250, तो उसका वेट कहने से 100 डिवाइड बाय 150 होगा। उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसके रिस्पेक्टिव बीटा के साथ। ऐसा मैं डिवीजन 1 2 और 3 तीनों का कर लूंगा, और उन तीनों का टोटल जब करूंगा तो मेरे को मिलेगा बीटा एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो कि है 1.1। समझा इतना? सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नया रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, सॉरी। अब
ये हमने समझ लिया कि कैसे बिजनेस रिस्क अलग होने से सिस्टमेटिक रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो मेरे कंपनी पे अलग पड़ सकता है। उसका हमने लाइव एग्जांपल देखा कोविड-19 वाला, ठीक है। बट सर फाइनेंशियल रिस्क, अभी हम लोग फाइनेंशियल रिस्क का डिस्कशन चालू कर रहे हैं, तो अभी उसमें ये भी हम लोग समझेंगे कि कैसे फाइनेंशियल रिस्क की वजह से सिस्टमेटिक रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिस्क का मतलब समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क जो है बेसिकली आपके बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटी साइड पे डेट दिख रहा है तो इसका मतलब आपने फाइनेंशियल रिस्क लेके रखा हुआ है। अब ये कौन बेयर करता है फाइनेंशियल रिस्क? इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करता है ये फाइनेंशियल रिस्क। सर कैसे इक्विटी शेयर होल्डर? फाइनेंशियल रिस्क जो है वो तो कंपनी ने लोन लिया हुआ है ना, तो कंपनी बेयर करना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर क्यों बेयर करेगा? अरे भाई कंपनी का ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है ना। तो रिस्क कौन बेयर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करेगा, करेक्ट। अब इक्विटी शेयर होल्डर भी ये रिस्क क्यों बेयर करने को रेडी हुआ? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा रिटर्न की लालच है, वो मजे लेना चाह रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न के। सर कैसे मजे? देखो, मान लो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे डेट कितना दिख रहा है मालूम है? 10% इंटरेस्ट का आपने लोन लेके रखा हुआ है, कोई भी एक्स अमाउंट हो, ठीक है चलेगा। 10% इंटरेस्ट का लोन लेके वो आपने लोन लेके रखा हुआ है। अब आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के आपने डिसाइड किया कि मैं ये 10% का लोन लूंगा क्योंकि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मैं नॉर्मली 30% कमा लेता हूं, करेक्ट। जो भी फंड्स मैं यूज करता हूं बिजनेस के लिए उसमें से मैं 30% कमा लेता हूं। तो 10% इक्विटी डेट होल्डर को दे के मैं फिर भी 20% हमारी जेब में डालूंगा, करेक्ट। इक्विटी शेयर होल्डर ये 20% की लालच में आके ये रिस्क लेने को रेडी हो गया। बट सर फिर इसमें रिस्क कहाँ हुआ? आप बोल रहे हो 20% का रिटर्न मेरे को मिलने वाला है, तो इसमें रिस्क कहाँ है? इसमें तो सर्टेनिटी मेरा प्रॉफिट है। रिस्क है, आप ये समझो 10% का तो गारंटेड कैश आउटफ्लो होगा मेरा इंटरेस्ट के नाम पे। पर क्या ये 30% का गारंटेड कैश इनफ्लो होगा? क्या ये कैश इनफ्लो नहीं, क्या ये 30% का प्रॉफिट होगा मेरे कंपनी में? क्या आप इसका गारंटी ले सकते हो? सर हाँ ले सकते हैं ना, हमारा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है और मार्केट भी अच्छा चल रहा है। भाई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, फ्यूचर अनसर्टेन है। और मार्केट आपके बिजनेस की कोई गारंटी नहीं लेता। मार्केट अपनी खुद की गारंटी नहीं लेता, वो आपके बिजनेस की क्या लेगा? समझ रहे हो? तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ये रिस्क अज्यूम कर लेता है, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। उसको पता है कि उसको ये 20% चाहिए, इसलिए वो अज्यूम करने को रेडी हो गया। बट सर अभी फाइनेंशियल रिस्क की वजह से सिस्टमेटिक रिस्क की जो इफेक्ट है वो कैसे चेंज होती है वो हमने नहीं सीखा अब तक। तो उसके लिए एक अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, दो कंपनीज है, ठीक है। एक है जो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस है, उसने अपने सारे एसेट्स को इक्विटी फाइनेंस करके रखा हुआ है। और दूसरी जो कंपनी है उसने थोड़ा सा अपने बैलेंस शीट में डेट लेके रखा हुआ है। अब मान लो सिस्टमेटिक रिस्क हुआ, ठीक है। कोविड-19 आया और आपका बिजनेस जो है वो शट डाउन हो गया। लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर ने बोला चलो भाई अपना बोरिया बिस्तर पर बांध दो, अभी आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो लिक्विडेटर आया, उसने ये जो एसेट्स थे 100 के, उन सभी एसेट को बेच दिया और उससे उसको पैसा मिला कितना? 60 रुपीज, ठीक है। अब 60 रुपीज मिला तो कंपनी वन में लिक्विडेटर पैसा लेके जाएगा ये 60 का, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 इन्वेस्ट किया था, बदले में उनको मिला 60, यानी कि उनको 40 रुपीज का लॉस हो रहा है। यानी कि उनको अपने कैपिटल पे 40% का लॉस हुआ, करेक्ट। उसी तरीके से दूसरे कंपनी में जब लिक्विडेटर ये 60 रुपीज लेके जाएगा तो सबसे पहले वो डेट का 20 रुपया दे देगा अपना। उसके बाद जो 40 बचा उसमें से वो इक्विटी होल्डर को अपना पैसा दे देगा। तो इक्विटी होल्डर को 80 रुपया डाल के उनको सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया मिला, यानी कि उन्होंने लॉस किया कितना? 50% का लॉस किया। तो इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर ने लिया और सिस्टमेटिक रिस्क जब आया इसकी वजह से मेरा लॉस बढ़ गया, 40 से 50% हो गया। समझा इतना आपको? तो कहना है से अगर मैंने ऐसी दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा जिस जो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस है और जिसने इक्विटी प्लस डेट का उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में मिक्स है, तो मैं सबसे ज्यादा पैनिक करूंगा किस में? जिसने डेट लेके रखा है उसने। तो कहना है से मेरी
मेरा पैनिक मोड उस कंपनी में ज़्यादा हो जाएगा, उसको मैं सोचूंगा कि इसको जल्दी बेच डालो। करेक्ट। तो मेरा पोर्टफोलियो बिकम्स मोर सेंसिटिव इफ आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी जिसने डेट लेके रखा हुआ है, कंपेयर टू ऐसी कंपनी जिसने अपने सारे एसेट्स को इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करके रखा हुआ है। समझा इतना? तो बेसिकली हमने अब तक इतना समझा कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है उसका अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है अगर मेरा बिजनेस रिस्क अलग है, फाइनेंशियल रिस्क अलग है तो। ओके, इतना डिस्कशन अपने को समझा। ये पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन था। अब इसके आगे हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली में लेवर्ड बीटा अनलेवर्ड बीटा है क्या। अभी ये थियोरेटिकल डिस्कशन खत्म हुआ, अभी प्रैक्टिकल और फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। सॉरी। सो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अनलेवर्ड बीटा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो। इसको एसेट बीटा भी कहा जाता है, वो क्यों अपन ये बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड। अब उसके एसेट है 250 रुपीज़ के, और उसका एसेट बीटा हमने लिया है 1.1। हमने यहाँ पे आगे कैलकुलेट किया था 1.1, ये हम लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, और वो जो कंपनी है उसने ये सारे एसेट्स को फाइनेंस किया है ओनली थ्रू इक्विटी, डेट कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे को इक्विटी बीटा निकालना है, मेरे पास बीटा एसेट तो है, मेरे को इक्विटी बीटा निकालना हो तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है। हमको एक चीज़ आती है क्या, बैलेंस शीट में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, राइट। तो वही हम लोग करेंगे कि ये एसेट साइड है, ये है लायबिलिटी साइड, तो वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ डेट। समझा? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस की है, कुछ अलग नहीं किया है अपन ने इसमें। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ एसेट है इसको हम लोग लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके आगे डिनोमिनेटर में आगे। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ एसेट कहने से हम लोग इसको बोलते हैं कि वेट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा अपने को। वैसे ही वैल्यू ऑफ डेट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ एसेट करे तो अपने को वेट ऑफ डेट मिल जाएगा। करेक्ट। अब वेट ऑफ इक्विटी को हम लोग अगर इसको दूसरी तरीके से लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे? इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट, यानी कि जो भी आपका इक्विटी है वो आपका टोटल कैपिटल के सामने कितना कंपैरिजन में है, उसको उससे अपने को वेट मिल जाएगा इक्विटी का। वैसे ही डेट का वेट अपने को लिखना है तो कहना है से वो डेट डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट लिखूंगा तो अपने को वेट ऑफ डेट मिल जाएगा। सर ये आपने ब्रैकेट में 1 - टैक्स क्यों लिखा हुआ है, ये भी अपन समझते हैं। एक फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो इसलिए इसको नेक्स्ट पेज पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, पर ये फॉर्मूला का पार्ट है, हम लोग को एंड तक यही फॉर्मूला याद रखना है। कैसे डिराइव हुआ ये आपको समझा, सिंपल प्रोसीजर था एकदम। ठीक है, बेसिकली एसेट को हमने लायबिलिटी से इक्वेट किया है और कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, अब जो भी फिगर है हम लोग इसको इस फॉर्मूला में हम लोग डाल के देखते हैं। करेक्ट। तो बीटा एसेट क्या है अपने पास 1.1, यहाँ से उठा लिया हमने। जो इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट है वो कितना होगा? इक्विटी हमारे पास 250 है और टोटल कैपिटल भी हमारे पास 250 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ इक्विटी, यही तो अपने को ढूंढना है। और क्योंकि डेट नहीं है तो हम लोग उसको जीरो ले लेंगे। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे और हमको मिलता है क्या, बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू 1.1। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमारा जो बीटा एसेट था वो भी 1.1 था और बीटा इक्विटी जो है वो भी 1.1 है। यानी कि अगर मेरे कंपनी में डेट नहीं है तो मेरा बीटा एसेट जो है वो ही बन जाता है मेरा बीटा इक्विटी, और इसीलिए उसको एसेट बीटा भी बोलते हैं। ठीक है, अनलेवर्ड बीटा माने ऐसा बीटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यानी कि मेरे बैलेंस शीट में डेट नहीं है, इसीलिए जो भी बीटा एसेट है वो ही बन जाता है मेरा बीटा इक्विटी, और इसीलिए उसको बोलते हैं अनलेवर्ड बीटा या फिर एसेट बीटा। करेक्ट, इतना आपको समझा? यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि बीटा एसेट क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क है, और बीटा इक्विटी यानी कि जो अनलेवर्ड बीटा है अगर उसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं है और सिर्फ बिजनेस रिस्क है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अनलेवर्ड बीटा। समझा आपको इतना? अब कंपैरेटिव देखते हैं कि लेवर्ड बीटा माने क्या। तो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, वही एग्जांपल से अपन शुरुआत करेंगे।
एसेट की वैल्यू है 250, जो हम देखो एसेट बीटा है वही है 1.1 जो हमने पहले लिया था 1.1, पर इस बार उसने डेट लेके रखा है 50 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है बीटा ऑफ डेट इक्वल टू जीरो। ये ऐसे वैल्यू नहीं है, ये जीरो ही अज्यूम करना पड़ता है। जब तक हमको इंस्टीट्यूट कोई वैल्यू नहीं दे देती हमको इसको जीरो ही अज्यूम करना है। सर ऐसा क्यों, बीटा ऑफ डेट जीरो क्यों? देखो जब आप लोन लेते हो तो आपको एक रिस्क फेस करना, इक्विटी शेयर होल्डर तो फाइनेंशियल रिस्क फेस करता है, बट डेट लिया इससे कंपनी क्या अलग से रिस्क फेस करेगा कि मैंने मान लो आज अगर 10% पे लोन लिया है तो कल को अगर मार्केट में कम रेट पे लोन मिलना शुरू हो गया तो कहना है से मैं वो डिफरेंस का लॉस कर रहा हूँ। यानी कि मैंने लोन लेके रखा हुआ है 10% का और कल को अगर मार्केट में 9% का लोन मिल रहा है तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं ये लोन जो 10% का मैंने लिया है वो रीपे कर दूँ और मैं 9% वाला ले लूँ। पर ये जो डिफरेंस है ना, ये जो लॉस है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और इसीलिए बीटा ऑफ डेट हम लोग जीरो अज्यूम कर लेते। ठीक है, इतना समझा। अब यही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था इसी में अपने को वैल्यू डालना है और अपने को बीटा इक्विटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बीटा एसेट क्या है 1.1, जो यहाँ पे था 1.1 वही हमने ले लिया। वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब जो, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं, वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा, 200 का इक्विटी है और 250 का टोटल कैपिटल है, तो 200 डिवाइड बाई 250 बीटा इक्विटी हमको ढूंढना है। और डेट, क्योंकि बीटा ऑफ डेट जीरो है, ये पूरा ही जीरो आ जाएगा। इवन तो हमने सब्सटीट्यूट किया कि वैल्यू ऑफ डेट जो है वो 50 है और टोटल कैपिटल जो है वो 250 है। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो बीटा इक्विटी निकल के आता है 1.375 और हमारा बीटा एसेट क्या था 1.1। तो यानी कि बीटा इक्विटी जो है वो बीटा एसेट से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझो, जैसे ही मैंने फाइनेंशियल रिस्क लिया, डेट लिया, इसकी वजह से मेरा बीटा इक्विटी जो है वो इन्फ्लेट हो गया और इसीलिए वो ज़्यादा आया बीटा एसेट से। समझा आपको इतना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि बीटा एसेट जो है वो अभी भी बिजनेस रिस्क ही है। बीटा एसेट में तो सिर्फ बिजनेस रिस्क ही होता है। बीटा इक्विटी में ये होता है कि फाइनेंशियल रिस्क हो या ना हो। अनलेवर्ड बीटा इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है। और लेवर्ड बीटा में फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, बिजनेस रिस्क तो दोनों में ही होता है। समझा इतना आपको? और जिस बीटा इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क होता है उसको हम बोलेंगे लेवर्ड बीटा। करेक्ट। अब ये बेसिक एक एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने कि जैसे जैसे आप गियरिंग रेशियो को इंक्रीज करते हो, गियरिंग मतलब डेट को बढ़ाते हो, वेटेड डेट को बढ़ाते हो, आप जैसे ही फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज करते हो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है और इसीलिए आपका बीटा इक्विटी जो है वो बढ़ते चले जाता है। जैसे जैसे लोन लोगे वैसे वैसे आपका इक्विटी बीटा जो है वो बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क का जो कंपोनेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। समझा? तो एक्स लिमिटेड का अनलेवर्ड बीटा अगर मैं लोन नहीं लेता तो क्या आता 1.1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू एसेट बीटा। बट अगर मैं लोन ले लूँ तो मेरा आ जाता है 1.375। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया। करेक्ट। अब इसको ना एक सिंपल डायग्राम से अपन समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, डायग्राम का पहले पैरामीटर समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो है वो डेट इक्विटी रेशियो है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं बीटा ऑफ इक्विटी। समझा? अब आप एक बात को समझो कि कहने से कि कोई भी कंपनी में बिजनेस रिस्क तो 100% होना ही होना है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस रिस्क होना ही है। करेक्ट। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ग्रीन लाइन हम मैंने अभी हाईलाइट की इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। ठीक है, और क्योंकि वो होनी ही होनी है इसलिए हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट कर रहे हैं। अब जब डेट इक्विटी रेशियो अगर मेरे कंपनी में जीरो है तो कहना है से मेरा बिजनेस रिस्क का जो इंटरसेक्शन है वो बीटा इक्विटी के साथ यहाँ कहीं पे होगा। तो इसका मतलब बीटा एसेट जो है वो बीटा इक्विटी होगा और यहाँ पे जो बीटा एसेट बीटा इक्विटी कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग अनलीवर्ड बीटा बोलेंगे। करेक्ट। अब अब हम लोग लेवर्ड बीटा का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं लोन लूंगा कहना है से बिजनेस रिस्क तो मिनिमम है, फाइनेंशियल रिस्क में ओवर एंड अबव बिजनेस रिस्क अज्यूम कर रहा हूँ। राइट। तो फाइनेंशियल रिस्क का जो लाइन है कहना इसे वो तो बिजनेस रिस्क के ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से, और फिर जैसे जैसे फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे मेरा बीटा इक्विटी भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों सर? क्योंकि
जब आप जब आपका डेट इक्विटी रेशियो जीरो था तो कहने से आपका बीटा इक्विटी जो था वो कम से कम इतना तो था ही, राइट। अब आप क्योंकि लोन ले रहे हो तो आप फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, इसलिए आपका बीटा इक्विटी इतने पोर्शन से बढ़ जाएगा, तो आपका टोटल बीटा इक्विटी इतना आएगा, राइट। और अगर आप और ज़्यादा लोन ले रहे हो तो आपका जो बीटा इक्विटी है वो कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये बीटा इक्विटी टू जो है ये बीटा इक्विटी वन से भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क को अज्यूम कर लिया। और ऐसा बीटा जिसमें बिजनेस रिस्क तो है ही है, फाइनेंशियल रिस्क भी है, उसको बोलते हैं हम लोग लेवर्ड बीटा, ठीक है। ये एक बस डायग्राम फॉर्म में डिस्कशन था, ये पूरा डिस्कशन अपन ने यहाँ पे आगे भी किया, समझ रहे हैं आपको, कुछ अलग नहीं, यहाँ पे ये डायग्राम में नहीं सिखाया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला था कि सर वन माइनस टैक्स क्यों किया है डेट को, देखो उसका अभी डिस्कशन करते। आपने एक चीज देखा होगा, ये आईपीसीसी से लेके हम लोग पढ़ते आ रहे कि हम लोग ने जब भी वन माइनस टैक्स किया है वो इंटरेस्ट पे किया है, डेट पे थोड़ी किया है। हम लोग इंटरेस्ट सेविंग्स पे, इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेविंग निकालते हैं वो तो इंटरेस्ट पे आता है ना, डेट को क्यों हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन माइनस टैक्स के साथ, ठीक है। तो उसके लिए ये समझते हैं कि मान लो ये बैलेंस शीट है अपनी, ठीक है, उसमें मैंने 10% का लोन लेके रखा हुआ है 50 रुपीज़ का, करेक्ट। अब ये 50 रुपीज़ पे कहने से मैं हर साल मेरे पीएनएल में 5 रुपीज़ का पीएनएल में डेबिट दिखाऊंगा इंटरेस्ट के नाम पे, करेक्ट। और इस 5 रुपीज़ की वजह से मेरा टैक्स का सेविंग होगा कितना, 1 रुपीज़ का, 5 का 20%, मान लो 20% का टैक्स रेट है, तो 5 का 20% कितना आता है, 1 रुपी। यानी कि मैंने मेरे जो इन्वेस्टर है जिसने मेरे को पैसा दिया है लोन का, उसको मैं 5 रुपीज़ दूंगा, फिर वो 5 रुपीज़ को मैं पीएनएल में बताऊंगा, जिसकी वजह से मेरे को इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से मेरे को टैक्स का सेविंग होगा कितना, मात्र 1 रुपए का। तो यानी कि कंपनी के लिए कैश आउटफ्लो हुआ, अपने डेट होल्डर को उसने कितना दिया, 5 रुपीज़, और उसी की वजह से सामने मेरा टैक्स का सेविंग हो गया, यानी कि इनफ्लो हुआ कितना, 1 रुपीज़ का। तो कंपनी के लिए अपनी जेब से कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपया, करेक्ट। अब ऐसा 4 रुपीज़ ये उसको तब तक कैश आउटफ्लो होता रहेगा जब तक उसके लिए ये डेट उसके बैलेंस शीट में प्रेजेंट है। तो 4 रुपीज़ को अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, ऐसा तो मैं हर साल दिखाते रहूंगा, तो ऐसा मेरे को अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो कहना से मेरे को इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिस्काउंट कैसे करूंगा, मेरा जो भी एनुअल कैश फ्लो है 4 रुपीज़ का, इसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा 10% से, जो कि है डेट का रेट, करेक्ट। तो मेरे को आंसर क्या आया, 40। और अगर मैं ये टैक्स रेट को सीधा डेट पे ही अप्लाई कर देता, डेट के अमाउंट पे 50 पे अगर मैं टैक्स रेट अप्लाई कर दूँ वन माइनस टैक्स, तो भी तो 40 आता है। समझा आपको इतना, कि क्यों इंटरेस्ट पे ना लेके हम लोग डेट पे ले रहे हैं। वहां पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मेरे को डेट का वैल्यू चाहिए, तो कंपनी के लिए एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी के लिए एक्चुअल लायबिलिटी क्या है, 5 रुपया वो इन्वेस्टर को दे रहा है और 1 रुपया इनकम टैक्स की सेविंग हो रही है, तो उसके लिए नेट लायबिलिटी एक साल की सिर्फ 4 रुपया है। और अगर उसको सारी हर साल की लायबिलिटी को मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाऊं तो मेरे लिए तो वो सिर्फ 40 है। तो मैं यहाँ पे वेट ऑफ डेट में 50 क्यों लिखूं जब मेरी लायबिलिटी 50 है ही नहीं, करेक्ट। इसलिए मैं इधर 40 लिखता हूँ। समझा इतना आपको, डेट को हमेशा वन माइनस टैक्स इसलिए कर रहे हैं अपन, समझा। अब यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो वेट ऑफ डेट है उसमें भी जहाँ जहाँ डेट दिखता है अपने को वहाँ पे वन माइनस टैक्स अपन कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपको समझा, ये सेकेंड फॉर्मूला है। हम लोग सिर्फ 3 ही फॉर्मूला करेंगे और वो सिर्फ सिमिलर ही है, इसके आगे का फॉर्मूला तो इसी से डिराइव हो जाएगा अपना। इतना समझा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जिंदगी में। सॉरी। अब आते हैं अपन डिस्कशन पे कि अनलीवर करके रीलेवर कैसे करे, ठीक है। अनगेयर करके गेयरिंग कैसे करेंगे, सर ये क्या है, ये लेवरिंग अनलेवरिंग गेयरिंग अनगेयरिंग। तो समझो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि अगर मेरे को किसी प्राइवेट कंपनी का या किसी अनलिस्टेड कंपनी का मेरे को अगर बीटा कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूं। मेरे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर वाला फॉर्मूला है उसके लिए जो डेटा चाहिए वो तो प्राइस का होगा नहीं मेरे पास। तो सर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मान लो मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है,
मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। और मार्केट में एक और लिस्टेड कंपनी है जो कि सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व है। अब मार्केट में कहने से उसका डेटा तो होगा, तो मैं लिस्टेड कंपनी का डेटा उठा के लिस्टेड कंपनी का बीटा कैलकुलेट कर लूंगा और मैं वही ले लूँ ना सर। उसका बीटा जो है वो मेरा बीटा और उसका बीटा सेम होगा? नहीं, सेम नहीं होगा। क्यों सर? देखो, बिजनेस बीटा इक्विटी के दो कंपोनेंट है, हमने सीखा ये। एक है बिजनेस रिस्क और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। आप सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसका मतलब आपका बिजनेस रिस्क जो है वो सिमिलर हो सकता है, बट आप सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क भी अलग होगा, सॉरी सेम होगा। क्या आपका फाइनेंशियल रिस्क सेम होगा अगर आप सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो? नहीं सर, ये कंपैरिजन ही गलत है। हो सकता है कि उस लिस्टेड कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क ना हो और आपके कंपनी में ही फाइनेंशियल रिस्क हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में ना हो और उस लिस्टेड कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके दोनों के जो डेट इक्विटी का जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वो दोनों ही अलग अलग हो। करेक्ट? तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपका बिजनेस रिस्क जो है वो सेम है, पर आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डिफरेंट है। राइट? तो आप लिस्टेड कंपनी का जो बीटा इक्विटी जो है उसको कैलकुलेट करके आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये ही मेरा बीटा इक्विटी है। करेक्ट? तो सर अब क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, बिजनेस रिस्क तो सेम है ना दोनों में, तो ठीक है ना। बिजनेस रिस्क हम लोग लिस्टेड कंपनी का बीटा एसेट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि बिजनेस रिस्क जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम लोग? बीटा एसेट। और उसमें हम हमारा फाइनेंशियल रिस्क अगर डाल दे तो कहने से हमको हमारा बीटा इक्विटी मिल जाएगा। वापिस बोलता हूं मैं, जो लिस्टेड कंपनी है उसका बीटा इक्विटी हमने फाइंड किया, मान लो उसका बीटा इक्विटी हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसमें बिजनेस रिस्क भी है, फाइनेंशियल रिस्क भी है। अब बिजनेस रिस्क तो मेरा और लिस्टेड कंपनी का सेम है, तो बिजनेस रिस्क तो वैसे ही रहेगा। पर मैं लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क अगर हटा दूं और उसमें मैं मेरा फाइनेंशियल रिस्क जोड़ दूं तो कहने से मेरे को मेरा बीटा इक्विटी मिल जाएगा। करेक्ट? अब उसको किया कैसे जाए, कैलकुलेट कैसे करे, उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, जो हमने बोला ना वही लॉजिक है। देखो, फाइनेंशियल रिस्क भले ही अलग है पर बिजनेस रिस्क तो सेम है ना। और बिजनेस रिस्क डिनोट किससे करते हैं अपन? बीटा एसेट से। अगर बिजनेस रिस्क सेम है तो कहना है से बीटा एसेट जो मेरा कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्स लिमिटेड एंगेज इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वाई लिमिटेड हम लोग वो लिस्टेड कंपनी ले रहे हैं प्रॉक्सी के लिए। प्रॉक्सी मतलब कंपैरिजन, पीयर कंपनी जो होती है, कॉम्पिटिटर होता है, कंपैरिजन के लिए उसको बोलते हैं प्रॉक्सी कंपनी। कहना इसे कि बिजनेस रिस्क सेम है और बिजनेस रिस्क सेम है तो बीटा एसेट भी सेम होगा। राइट? तो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला यूज किया है, इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है एक्चुअली, पर उसने स्टेप वाइज किया है, मैंने एक सिंगल फॉर्मूला में उसको लेके आ गया हूं मैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है हमने। तो बीटा एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड यानी कि जो मेरी कंपनी है उसका बीटा एसेट, और जो लिस्टेड कंपनी है उसका बीटा एसेट, हम लोग उसको सेम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस रिस्क तो सेम है। अब बीटा एसेट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ऊपर, यहाँ पे आप याद करो, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वो ही हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, दोनों ही साइड हमने लिख दिया। पर ऐसा आप इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड समझ के इसको काट मत देना, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बारे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितना भी डेटा है वो सारा का सारा जो है वो एक्स लिमिटेड का है और यहाँ पे जो है वो वाई लिमिटेड का है। समझा? अब ये फॉर्मूला से सर हमको क्या बीटा इक्विटी मेरी कंपनी का डायरेक्टली मिल जाएगा? यस, डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो स्टेप बाय स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है जो इंस्टीट्यूट ने आपको फॉर्मूला दिया है। और इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला भी आधा अधूरा है, मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट का खुद का आरटीपी जो है ना, उसने उसमें बीटा ऑफ डेट जो है ना वो एक सम में दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो आप मत यूज़ करो, आपका जो पूरा फॉर्मूला है वो आप याद करो। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, आप ये याद करो। एग्जाम में हमको आधा फॉर्मूला पढ़ के ही क्यों जाना है अगर दूसरा कॉन्सेप्ट वाला पूछ लिया तो अपने को। करेक्ट? तो सर फॉर्मूला का पोर्शन अभी समझो। देखो, हमने कैसे कैलकुलेट किया था, कैसे सोचा, हमारा माइंडसेट क्या था सोचने का, कि बीटा इक्विटी अगर मेरे को लिस्टेड कंपनी का मिल जाए और उसमें से मैं फाइनेंशियल रिस्क को हटा दूं और उसमें मैं मेरा फाइनेंशियल रिस्क जोड़ दूं तो कहने से मेरे को जो मिलेगा आंसर वो बीटा इक्विटी ऑफ मेरा प्राइवेट कंपनी जो एक्स लिमिटेड है उसका मेरे को बीटा इक्विटी मिल जाएगा। करेक्ट? तो यानी कि मेरे पास बीटा इक्विटी है अभी लिस्टेड कंपनी का, मैंने कैलकुलेट किया होगा, वही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला
जो फॉर्मूला है उससे मैंने कैलकुलेट किया होगा, या तो लिस्टेड कंपनी का तो रेडीली भी मिल जाता है, पर अगर वो आपको रिलायबल नहीं लग रहा है तो आप खुद से भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हो वो आप। ठीक है, बीटा इक्विटी आपको दिया है, उसका फाइनेंशियल रिस्क आपको पता होगा, तो आपने ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने ढूंढा क्या, बीटा ऑफ एसेट ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि आपने ढूंढा अनलेवर्ड बीटा ऑफ वाई लिमिटेड। तो इतना जो फॉर्मूला का पोर्शन है, कहना है से ये लिस्टेड कंपनी का जो बीटा इक्विटी है इसको अनलेवर कर देता है, उसमें से उसका फाइनेंशियल रिस्क हटा देता है, और उसी बीटा एसेट को मैं एज अ बेस लेके अगर मैं एक्स लिमिटेड कोई जो डेट इक्विटी मिक्स है उसमें अप्लाई करूं, तो कहने से मेरे को बीटा इक्विटी मिल जाएगा किसका, एक्स लिमिटेड का। तो फॉर्मूला का जो इतना सा पोर्शन है, इतना सा, कहने से वो लिस्टेड कंपनी का बीटा जो इक्विटी जो है वो उसको अनलेवर करता है, और अगर मैं इतना पूरा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो उसको रिलेवर भी कर देता है। करेक्ट, इतना आपको समझा? ठीक है, हमारा पूरा डिस्कशन खत्म हो गया कि लेवर्ड बीटा अनलेवर्ड बीटा क्या है, कैसे जो लेवर्ड बीटा है उसको अनलेवर करके वापस रिलेवर कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला अपन ने सीख लिया है अभी। अभी अभी ना एक फॉर्मूला और समरी अपन देख लेते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूला अपन ने सीखा, तीनों का अपन समरी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे को किसी कंपनी का बीटा एसेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा कि जो जो उसके एसेट का वेट है मल्टीप्लाइड बाय उसके बीटा रिस्पेक्टिव बीटा जो है, यानी कि जितने भी उसके डिविजन है उनका वेट और उनका रिस्पेक्टिव बीटा को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लूँ, यानी कि मैं वेटेड एवरेज निकालूँ तो मेरे को बीटा एसेट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे को किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का बीटा लेवर्ड बीटा या फिर अनलेवर्ड बीटा दिया है, ठीक है, और मेरे को उसका अनलेवर्ड या लेवर्ड बीटा फाइंड करना है, समझा? आपको वापस बोलता हूं मैं, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का लेवर्ड या फिर अनलेवर्ड बीटा दिया हुआ है और मुझे उसका अनलेवर्ड या फिर लेवर्ड बीटा फाइंड करना हो, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा, जो कि बीटा एसेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ डेट। समझा? एक ही सिंगल फॉर्मूला यूज करना है लेवर करने के लिए, अनलेवर करने के लिए। इतना समझा आपको? अब अगर किसी लिस्टेड कंपनी के बीटा से मैं मेरा खुद का बीटा फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कराऊंगा, बेसिकली उसके बीटा को अनलेवर करके मैं वापस मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको रीलेवर करूं, तो वो कैसे करना है। तो वो हमने सीखा कि बिजनेस रिस्क सेम है ना, भले ही फाइनेंशियल रिस्क अलग हो पर बिजनेस रिस्क तो सेम है। तो बीटा एसेट जो मेरे कंपनी का है वही बीटा एसेट जो होगा प्रॉक्सी कंपनी का, वो दोनों सेम होगा, और वही फॉर्मूला अपन ने जो ऊपर अभी रिसेंटली पढ़ा अपन ने वही अपन यहाँ पे लगा देंगे। और अनलेवर्ड बीटा माने ऐसा बीटा इक्विटी जो बीटा एसेट की जो बीटा एग्जैक्टली इज इक्वल टू बीटा एसेट। बीटा एसेट में तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है, पर क्योंकि अनलेवर्ड बीटा है कि यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट में डेप्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी, यानी कि ये बीटा इक्विटी में भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। पर अगर मेरे बैलेंस शीट में डेट दिख रहा है तो कहना इसे कि मेरा जो बीटा है वो लेवर्ड है, तो बीटा एसेट में तो अभी भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क है। पर बीटा इक्विटी में बिजनेस रिस्क है और फाइनेंशियल रिस्क भी है, इसीलिए लेवर्ड बीटा जो है वो अनलेवर्ड बीटा से हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, और बीटा एसेट ऑफ पीयर कंपनीज, यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटर मतलब एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है, उसको बोलते हैं पीयर कंपनीज, उसका बीटा एसेट जो है वो सिमिलर होगा क्योंकि आपका बिजनेस रिस्क सेम है, और वही है ये बेसिस ये फॉर्मूला का, क्योंकि बिजनेस रिस्क सेम है तो बीटा एसेट भी सेम आएगा। समझा इतना आपको? अब थोड़ा सा एक सेकेंड ना पॉज ले रहा हूँ मैं। ओके, अब अपन ना 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2 इंस्टीट्यूट का है और एक मैंने खुद ने ड्राफ्ट किया है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है मई 21 की आरटीपी का क्वेश्चन। पढ़ते हैं अपन। इक्विटी दिया है हमको 500 करोड़ का, डेट दिया है हमको 290 करोड़ का, यानी कि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट हमारे पास कितनी है, 790 करोड़ की।
उसमें से प्रिंटर डिवीजन का 64% का वैल्यू हमको दिया हुआ है और उसका एसेट बीटा हमको दिया हुआ है 1.55। जो बैलेंस वैल्यू है यानी कि 36% वो है स्पेयर्स और कंज्यूमेबल डिवीजन की और उसका एसेट बीटा भी हमको दिया हुआ है 1.4। जो 290 करोड़ का डेट है हमको उसका भी बीटा दिया गया है 0.28। जीरो मत लेना, 0.28 दिया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। और क्वेश्चन हमको पूछता है कि आप बीटा इक्विटी हमको फाइंड करके दो। तो सबसे पहले तो अपन इसको बैलेंस शीट के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। इक्विटी है 500 करोड़, डेट है 290 करोड़, टोटल आया 790। वही बन जाता है हमारा एसेट और उसमें से 64% की वैल्यू है प्रिंटर डिवीजन की, 36% की वैल्यू जो है वो स्पेयर्स और कंज्यूमेबल डिवीजन की। जो भी बीटा हमको दिया था उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और हमको पूछा गया है कि बीटा इक्विटी फाइंड करके दो। अब आप एक बात समझो, बीटा इक्विटी फाइंड करने से पहले कहने से हमको बीटा एसेट फाइंड करना पड़ेगा। तो बीटा एसेट कैसे फाइंड करें? बीटा एसेट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रिंटर डिवीजन इंटू बीटा ऑफ प्रिंटर डिवीजन प्लस वेट ऑफ स्पेयर्स और कंज्यूमेबल डिवीजन इंटू बीटा ऑफ स्पेयर्स और कंज्यूमेबल डिवीजन। करेक्ट। हमको वेट ऑफ प्रिंटर डिवीजन दिया गया है 64% इंटू बीटा दिया है 1.55 प्लस 36% जो है वो और इंटू 1.4। इसको हम लोग सॉल्व करें तो आता है 1.496, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1.496। फिर अब ये बीटा एसेट यूज करके हम लोग बीटा इक्विटी भी फाइंड कर लेंगे। कैसे करते हैं? बीटा एसेट इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट, ठीक है। बीटा एसेट हमने फाइंड किया 1.496 का। वेट ऑफ इक्विटी में क्या लिखेंगे? 500 डिवाइड बाई 790 इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट में क्या लिखेंगे? 290 डिवाइड बाई 790 इंटू बीटा ऑफ डेट जो हमको दिया है 0.28 का। अब इसको हम सॉल्व करें तो बीटा इक्विटी आता है 2.201। आप इसको सॉल्व करके देखो 2.201 आएगा, ठीक है। इसको अपन एक बार आरटीपी से भी मैच करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो बीटा एसेट आया 1.496 का और बीटा इक्विटी आया 2.20 का, ठीक है। अब आते हैं सब क्वेश्चन 2 पे। सब क्वेश्चन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इक्विटी बीटा हमको फाइंड करने को बोला है। If ABC decides to change its debt equity position by raising further debt and buying back the equity to have its debt equity ratio of 1.5। सब में कह रहा है कि हमको डेट लेना है और उस डेट से जो पैसा मिला उससे हम लोग इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लेंगे ताकि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा वो डेट इक्विटी रेशियो जो होगा वो 1.5:1 होगा। यानी कि वो बोल रहा है कि मेरे को ये डेट लेने के बाद और बायबैक करने के बाद मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर डेट का होगा 1.5 और इक्विटी को होगा 1, यानी कि टोटल कैपिटल मेरे को चाहिए 2.5 का। ये वेट हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। बीटा हमको दिया है कि जो अभी का डेट है उसका बीटा हमको लेना है 0.45। पहले हम लोग लेते थे 0.28, वो नहीं लेना है अभी, हमको अभी लेना है 0.45 का। और जो भी आप एडिशनल डेट लोगे उसका आप बीटा कैलकुलेट कर, बीटा आप कंसिडर करो 0.5 का, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, वापस हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते, ठीक है। देखो एसेट साइड पे कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे तो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी। बीटा एसेट भी 1.496 ही रहेगा। जो चेंज हुआ है वो क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अभी एक सेकेंड, हाँ, टोटल हमारा कैपिटल 790 करोड़ ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग एडिशनल डेट जो ले रहे हैं उसी से हम लोग इक्विटी बाय बैक कर ले रहे हैं। तो टोटल कैपिटल अपना 790 करोड़ ही रहेगा और टोटल कैपिटल हम लोग ने देखा कि उसका वेट कितना है 2.5। तो यहाँ पे हम लोग 2.5 लिख देते, ठीक है। और ये बायबैक करने के बाद हमारा डेट इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए? 1.5:1। तो इसका मतलब ये 1.5 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग फाइंड करते हैं इक्विटी का वैल्यू और जो बैलेंस डेट होगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 790 करोड़ डिवाइड बाय 2.5 करेंगे इंटू 1 करते तो ये हमको आया इक्विटी का वैल्यू 316, ठीक है। तो हम लोग ने बायबैक कितना किया? पहले हमारा 500 करोड़ का इक्विटी था, अभी हो गया 316 करोड़ का। तो इसका मतलब
हमने 184 करोड़ का इक्विटी वैल्यू जो है उसको बायबैक कर लिया। तो कहने से मैंने डेट कितना रेस किया, 184 करोड़ का। समझा? और इसका बीटा तो अपने को दिया हुआ है दोनों का, डेट का, तो अपने को सिर्फ अभी क्या कैलकुलेट करना है, बीटा ऑफ इक्विटी। तो वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं, बीटा एसेट इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट वन। अभी हम लोग दो डेट है इसलिए डेट वन लिख रहे हैं, इंटू बीटा ऑफ डेट वन प्लस वेट ऑफ डेट टू इंटू बीटा ऑफ डेट टू। ठीक है? बीटा एसेट है 1.496 इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी हमको क्या दिया है, 316 डिवाइड बाय 790। बीटा इक्विटी तो कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ डेट वन क्या आएगा, 290 डिवाइड बाय 790 इंटू 0.45 प्लस 184 डिवाइड बाय 790 इंटू 0.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना अपन, बीटा इक्विटी आएगा अपने को 290 डिवाइड बाय 790 इंटू 0.45 प्लस 184 divided by 790 into 0.5 and plus 184 m minus 1.496 plus 184 into 790 divided by 316। इसका आंसर आता है 3.036। ठीक है? ये एक बार आरटीपी से मैच कर लेते हैं, फिर एक चीज बोलता हूं आपको। ये आ गया 3.036, 3.035। मैंने राउंड ऑफ किया है, इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है वो। ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो इक्विटी हमारा कैपिटल बायबैक करने के बाद 316 करोड़ है, हमारा भी वो मैच होता है। ठीक? अब आप एक बात समझो, जब मैंने सिर्फ मेरा मेरा जो 290 करोड़ का डेट था, जब मेरा 290 करोड़ का ही डेट था, तब मेरा बीटा इक्विटी कितना आ रहा था, 2.201। करेक्ट? और मैंने अभी 184 करोड़ का एडिशनल डेट लिया, तो अब मेरा बीटा इक्विटी कितना आ रहा है, 3.036। यानी कि अगर मैं लेवरेज लेता हूँ एक्स्ट्रा, तो कहने से मेरा बीटा इक्विटी बढ़ता है। जो अपन ने सीखा था वो यहाँ पे भी अपने को प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। ठीक है? इतना समझा? इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अब इसके बाद ना सिर्फ एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पर वो बहुत ही प्लेन और सिंपल सा है। ये वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें मैंने कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ा है, आपको थोड़ा ट्रिकीनेस दिखेगा इसमें। और ये बेस्ड है अनगेयरिंग और गेयरिंग ऑफ बीटा के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन समझते हैं अपन कि मेरी एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि स्नैक्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है? और दो लिस्टेड कंपनीज है, एक है गोपाल स्नैक्स और एक डीमार्ट लिमिटेड। तीनों के लिए मेरे को इक्विटी और डेट की वैल्यू दी है, एसेट की भी वैल्यू दी है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा ऑफ डेट दिया है हमको 0.4, गोपाल स्नैक्स का बीटा इक्विटी और बीटा डेट दिया है, और डीमार्ट का बीटा एसेट और बीटा डेट दिया हुआ है। ठीक है? और फर्स्ट हम लोग को जो फाइंड करना है वो है बीटा एसेट ऑफ गोपाल स्नैक्स लिमिटेड और एक्स प्राइवेट लिमिटेड। टैक्स रेट आप लोग अज्यूम कर लो 30% है। ठीक है? तो हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे। इसको मैंने सॉल्व करके रखा है क्योंकि कुछ नहीं है फॉर्मूला में, बस फिगर जी तो डालना है। तो अब सिर्फ ध्यान दो। ठीक है? तो बीटा एसेट इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट। करेक्ट? अब यहाँ पे हमको क्योंकि 1 माइनस टैक्स दिया हुआ है, इसलिए हमको इसका एक्सपांडेड पूरा वर्जन लिखना पड़ेगा, यानी कि इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। और वैल्यू जब वेट ऑफ डेट निकाल रहे हैं तो डेट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। समझा? अभी कुछ नहीं करना है, गोपाल स्नैक्स का बैलेंस शीट उठाओ और उसका सारा का सारा फिगर सब्सटीट्यूट करो। जो भी उसका बीटा इन्फॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे है, टैक्स रेट अपने को 30% दिया हुआ है। ठीक है? इक्विटी हमको दिया है कितना, 1000। डेट हमको कितना दिया है, 200। तो वही हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, इक्विटी 1000 और डेट 200, और इसमें 1 माइनस टैक्स भी हम लोग जोड़ दिया। बीटा का इंफॉर्मेशन है जो भी, वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। आंसर आया अपना 1.108 बीटा एसेट ऑफ गोपाल स्नैक्स। ठीक है? अब हमको पूछा है एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा एसेट क्या होगा। देखो एक बात को समझो, गोपाल स्नैक्स कहने से मेरी जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड है उसकी एक पीयर कंपनी है। सर डीमार्ट भी तो पीयर कंपनी है। नहीं, डीमार्ट पीयर कंपनी नहीं है। डीमार्ट स्नैक्स बनाता नहीं, स्नैक्स को बेचता है।
ठीक है। तो डीमार्ट तो मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपको पूरे क्वेश्चन में इसको इग्नोर करना है, इसका एक भी इंफॉर्मेशन को आपका यूसेज नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ गोपाल स्नैक्स का डेटा यूज करना है पीयर कंपनी के लिए। अब जहाँ पे हम थे ये पॉइंट कि गोपाल स्नैक्स कहने से वो मेरी पीयर कंपनी है, तो उसका बिजनेस रिस्क और मेरा बिजनेस रिस्क कहने से वो तो सेम ही होगा। तो इसका मतलब बीटा एसेट भी गोपाल स्नैक्स का जो है कहने से इट विल बी इक्वल टू माई बीटा एसेट। तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बीटा एसेट क्या होगा, वो भी तो 1.108 ही होगा। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि क्योंकि दोनों पीयर कंपनीज हैं, दोनों के सिमिलर बिजनेस रिस्क है, इसलिए उसका बीटा भी 1.108 आएगा। समझा इतना आपको? अब आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा इक्विटी ढूंढो। राइट, बीटा इक्विटी अपने को ढूंढने को बोल रहा है। तो देखो हमने अभी क्या फाइंड किया, बीटा एसेट ऑफ गोपास ने बीटा एसेट ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड अपन ने फाइंड किया। और इसमें अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे कि दोनों का बिजनेस रिस्क सेम है, इसलिए बीटा एसेट सेम है। तो बीटा एसेट ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज इक्वल टू बीटा एसेट ऑफ गोपाल स्नैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, पर ब्रैकेट में करेंगे। गलती से आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस समझ के काट मत देना इसको, यहाँ पे लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो बीटा एसेट ऑफ गोपाल स्नैक्स हमने कैलकुलेट किया 1.108। और ये सारी जो एक्स प्राइवेट लिमिटेड की इंफॉर्मेशन है ये हमको मिलेगी उसके बैलेंस शीट से, और बीटा ऑफ डेट हमको दिया हुआ है 0.4। इक्विटी कितना है 100, डेट है 200, बीटा डेट है 0.4। ये तीनों को हम लोग फॉर्मूला में डाल देते हैं। ठीक है, बीटा इक्विटी अपने को फाइंड करना है। तो बीटा इक्विटी कितना ना आया, ये पूरा सॉल्व किया तो 1.2246। अब आप एक बात को समझो, एक सेकेंड। बीटा इक्विटी मेरे पास गोपाल स्नैक्स का दिया हुआ है। अब ऊपर देखोगे तो बीटा इक्विटी यहाँ पे मेरे को दिया गया है, ये देखो 1.2। ठीक है, तो अगर एक लॉजिकल क्वेश्चन में पूछूं कि क्यों बीटा इक्विटी मेरी एक्स प्राइवेट लिमिटेड का गोपाल स्नैक्स से ज़्यादा है, अगर मैं ऐसा पूछूं तो ज़्यादा, इसी बिजनेस रिस्क दोनों का सेम है पर फाइनेंशियल रिस्क अलग अलग है, इसीलिए मेरा बीटा इक्विटी ज़्यादा है। सर फाइनेंशियल रिस्क अलग तो है, ज़्यादा भी है, सर बताओ कैसे? यहाँ पे देखो आप, इक्विटी डेट का रेशियो क्या है, 2:8। और यहाँ पे इक्विटी गोपाल स्नैक्स में इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो क्या है, 2:10। तो ये ज़्यादा हुआ ना? करेक्ट। तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क गोपाल स्नैक्स से ज़्यादा है, इसीलिए ही तो मेरा बीटा इक्विटी जो है वो गोपाल स्नैक्स से भी ज़्यादा आएगा। आई होप इतना समझा आपको। ठीक है, इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, कभी भी ये लोग एमसीक्यू में है ना, इंस्टीट्यूट पूछ लेगी अभी। ठीक है, अभी आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। ये अपना बिजनेस वैल्यूएशन का मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा कहानी नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन का, जितना भी हम लोग को बीटा फाइंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना अपन पढ़ के कैलकुलेट कर लेंगे। पर पहले कहानी सुन लो कि बीटा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन में एक्स प्राइवेट लिमिटेड का सारा डेटा दिया गया और उसके कैश फ्लोज दिए गए हमको 3 साल के, तो हमको उसका वैल्यूएशन निकालना है एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। कहने से ये कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए मेरे को एक डिस्काउंट रेट चाहिए WACC, और वो WACC कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चाहिए। सॉरी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मेरे को 3 चीजें चाहिए, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न और बीटा। रिस्क फ्री रेट मेरे को यहाँ पे दिया गया है 5%, मार्केट रिटर्न भी दिया है 11%, पर मेरे को बीटा एक्स प्राइवेट लिमिटेड का नहीं दिया हुआ है। पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमको दी है, अनलेवर्ड बीटा दिया है, इंडस्ट्री का है 1.8, और एक्स प्राइवेट लिमिटेड का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो है 40:60। ठीक है, अब आप एक बात समझो, अगर मेरे को एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा इक्विटी जो है वो फाइंड करना है, तो मेरे को पहले तो उसका बीटा एसेट पता होना चाहिए। हमको एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा एसेट पता है क्या? यस, हमको पता है। 1.8 जो इंडस्ट्री का है ना, वो ही एक्स प्राइवेट लिमिटेड का बीटा एसेट है। सर ऐसा क्यों? एक इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है, कहने से उनका बिजनेस रिस्क तो सिमिलर होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब जो भी इंडस्ट्री का अनलेवर्ड बीटा है वो ही एक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनलेवर्ड बीटा मैं मान सकता हूँ। तो हो गया ना, सिर्फ फॉर्मूला में अभी हम लोग को वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा अपना। बीटा एसेट इज इक्वल टू
वेट ऑफ इक्विटी इंटू बीटा ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू बीटा ऑफ डेट। करेक्ट। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे टैक्स रेट भी दिया हुआ है, अपने को वो भूलना नहीं है वो। तो बीटा एसेट हम लोग लेते हैं 1.8। वेट ऑफ इक्विटी क्या है, हमको डेट इक्विटी रेशियो दिया है 40:60। तो वेट ऑफ इक्विटी क्या हुआ, 60 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 इंटू 1 - 30%, क्योंकि टैक्स रेट भी दिया हुआ है, इंटू बीटा इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट क्या होगा, 40 इंटू 1 - 30% प्लस 60 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 इंटू 1 - 30%। और क्योंकि बीटा ऑफ डेट हमको नहीं दिया है तो वो क्या लेंगे हम लोग, ज़ीरो। अब कहने से ये पूरा तो ज़ीरो हो गया, और इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो बीटा इक्विटी क्या आता है, 2.64, जो कि इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच हो जाएगा अपना। समझा इतना आपको? आई होप पूरा वीडियो आपको समझा। क्वेश्चन भी हम लोग ने पूरे सॉल्व कर लिए, जितना भी रेलेवेंट था ना कंटेंट, उतना आपको कवर करके मैंने दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हरे कृष्णा।